अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का ये वीडियो एमए उर्दू और इसका सब्जेक्ट कोड आ जाएगा MUD 002। जो मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहले से अपलोड की हूँ उसी से मैं इससे पहले की वीडियो में बताई थी। सवाल नंबर 1 है ना, सवाल नंबर 1 बताए थे और उसका जवाब आपको किस तरह से लिखना है 20 नंबर में, वो मैं बताई थी इससे पहले वाली वीडियो में, है ना। और फिर आता है नोट्स लिखिए। आपका जैसे 20 नंबर्स है तो 5 करके 4 नोट्स दे दिया जाएगा, तो उसके आप नोट्स लिख सकते हैं जिस तरह के इसमें जैसे दिया हुआ है, मतलब हुस्न है ना, इस मक्ता कतिया है ना, इस तरह का आपको नोट्स दे दिया जाएगा और उसमें छोटा छोटा करके आपको 20 नंबर के हिसाब से आपको वो नोट्स लिखने होंगे, है ना। तो उसके बाद का जो मेरा सवाल है वो सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 जो है उसको मैं बताने की कोशिश की हूँ आज को, है ना। आज जो मेरा वीडियो है वो सवाल नंबर 9 और सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 9 और सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 9 में उर्दू में गज़ल गो की इब्तदाई पर मुख्तसर नोट लिखी, है ना। यहाँ पर मुख्तसर इसलिए मैंने लिखी थी क्यों ना कि उस वक्त मैं 10 नंबर और 5 नंबर का सोच के लिखी थी, तो यहाँ पर मुख्तसर नहीं आएगा, तफसीली, है ना, तफसीली नोट लिखिए, है ना। तो उर्दू में गज़ल गोई की इब्तदा पर लिखना है। और 12 नंबर का जो सवाल है, दक्षिण में उर्दू शायरी की इब्तदा पर रोशनी डाले, है ना, रोशनी डाले। ये 2 सवालों का जवाब आज मैं बताऊँगी और आप लोग जो नोट डाउन किए हैं वो आप लोग देखें कि आपका जो नोट डाउन है मेरे साथ मैच होता है कि नहीं, या फिर आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आप जो क्वेश्चन सोच के रखे हैं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा मेरे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से उससे भी अलग आपका कोई क्वेश्चन लग रहा है और लेकिन उसका जवाब आपको सही ढंग से समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आप लिख चुके हैं लेकिन आपको पता नहीं चला कि सही है कि नहीं, तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप है जुलाई सेशन के लिए और जनवरी सेशन के लिए, उसमें आप जनवरी जो है वो जनवरी के लिए और जुलाई के ई में जाके मैसेज करें और डायरेक्ट भी वहाँ से मेरा नंबर लेने के बाद वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं ना, और दिखा सकते हैं कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आ रहा है, या फिर दूसरा असाइनमेंट के सिलसिले में जो भी है बुक में, या फिर बुक डाउनलोड नहीं अभी तक नहीं आया है, PDF नहीं मिल रहा है, इन सारी चीज़ के सिलसिले में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए सवाल नंबर 9 से सबसे पहले शुरू करते हैं। उसका जवाब, उर्दू गज़ल की इब्तदा कब और कहाँ हुई? इस सवाल का जवाब आसान नहीं है। आमतौर पर अमीर खुसरो को उर्दू का पहला गज़ल को तस्लीम किया जाता है और इस सिलसिले में अमीर खुसरो की एक गज़ल जिसका मतलब हर्फ ज़ेल पेश किया जाता है। ज़हाल मशकीन मकन तखफ़ील दौराए ननिया बनाए बितिया ताब हिजरा नदारम ऐजान ना लहू का है लगाए छतिया। ये फ़ारसी की गज़ल है, इसीलिए ये थोड़ा अलग टाइप का है और उसका जो सही तलफ़्फ़ुज़ शायद मेरे से नहीं हुआ है, तो जो आप लोग को सही तलफ़्फ़ुज़ आता है वो मुझे व्हाट्सएप में वॉइस नोट कर सकते हैं ना, वॉइस नोट कर सकते हैं, जिससे मुझे भी थोड़ा सा समझ में आ जाए कि उसकी सही तलफ़्फ़ुज़ क्या है। उसके बाद आ जाएगा, ये गज़ल आब हयात में सबसे पहले 1880 में शाये हुई। सफ़दर आह के मुताबिक स्प्रिंगर के मज़मून शाये 1852 ईस्वी में यह गज़ल शामिल है। इस गज़ल की बुनियाद पर अमीर खुसरो को उर्दू गज़ल का पहला शायर तस्लीम किया जाता है और अब तक की तहकीक के मुताबिक उसे उर्दू गज़ल की तारीख़ में पहली गज़ल होने का रुतबा हासिल है। शुमाली हिंद में अमीर खुसरो के बाद तकरीबन 300 साल बाद तक गज़ल के अक्का दुक्का नमूने मिलते हैं। उन तमाम गज़लों की पहचान यही है कि उनमें हिंदी और फ़ारसी अल्फाज की आमेज़ है और उनमें उर्दू ज़बान की तश्कील के उम्दा नमूने मिलते हैं। अमीर खुसरो के भाई अमीर हुसैन दहलवी फ़ारसी के कादिर अल कलाम शायर थे, उनका हिंदी कलाम भी मिलता है। उन्होंने भी अमीर खुसरो के अंदाज़ में गज़ल कही, हर लिहाज उम्मीद दर्द लम देखो ओ से टिक जाए कर, गोहा में हकायत हिज्र गोदे बाह आह शनम जीव लाए कर। ये फ़ारसी में है, तो इसका भी आप वॉइस नोट मुझे व्हाट्सएप ग्रुप या व्हाट्सएप में जाके मेरा डायरेक्ट नंबर वहाँ से लेके डायरेक्ट मुझे मैसेज करके इसका वॉइस नोट भेज सकते हैं इस गज़ल का, है ना। तो उसके बाद आ जाएगा बाबर के ज़माने, वो हो गया अमीर खुसरो के भाई का जो गज़ल मिलता है। उसके बाद आ जाएगा बाबर के ज़माने में शेख जमाली फ़ारसी के मशहूर शायर थे, है ना, शेख जमाली
फारसी के मशहूर शायर थे। उन्होंने उर्दू में शेर कहे। बरहाम सक्का बखारी फारसी का साहिब दीवान शायर था। उसने भी जमाने के रवाज के मुताबिक रेख्ता कहा। रही बात वली से कबल और गज़ल की इब्तदा से वली तक क्लासिकल उर्दू गज़ल की रवायत या शेरियात की, तो ये मलहूज़ खातिर रहें कि उस वक्त तक अभी कोई ख़ास एक रवायत ऐसी तैयार नहीं हुई थी जिसकी गज़ल के शेर शोराय पैरवी करते। लिहाजा ये तस्वीर गलत है कि वली से कबल कोई उर्दू गज़ल की क्लासिकी रवायत मौजूद थी, बल्कि उस वक्त जिस शायर ने भी गज़ल कहे, खवाए वो शायर शुमाली हिंद का रहा हो या दखनी शायर, हर कोई अपनी मराजी अपनी हियत के मुताबिक गज़ल कहता रहा है। मौजवी तौर पर रेख्ता गज़ल पर फ़ारसी का असर गालिब रहा और दक्षिण गज़ल को शौरा के यहाँ हिंदुस्तानी तहज़ीब और रवायत का असर ज़्यादा मिलता है। इन रुझानात का जिक्र आगे आएगा। शुमाली हिंद में तो ज़्यादातर रदीफ़ व कायफ़ा उर्दू का रहा और दिगर अल्फाज फ़ारसी के। उस ज़माने के मुला नूरी का एक शेर कायम चांदपुरी ने मखज़न नक़ाद में दर्ज किया। हर किस की खयानत कंद अलबत्ता बतर शद, बेचारा नूरी ना करे हैं ना डरे हैं। उसी तरह दिगर शोरा के भी शेर मिलते हैं। खवार शदम जार शदम लुट गया, दर रहा इक्स तो कमर टीटा है। ये शेख जमाली का है ना। उसके बाद आ जाएगा शाहजहां के दौर, वो बाबर का हो गया। उसके बाद शाहजहां के दौर तक शुमाली हिंद में उर्दू ने अपनी इर्तिका की कई मंजिलें तय कर ली थी, मगर उस दौर के भी गज़ल के नमूने मुश्किल से दस्ताब है। मुंशी वली राम वली की एक मुसलसल गज़ल महमूद शरानी ने अपनी किताब पंजाब में उर्दू में दर्ज की है। यानी अब भी गज़ल की कोई रवायत तैयार नहीं हो सकी। उन्होंने मुसलसल गज़ल तहरीर की। उस ज़माने में चंद्रभान ब्राह्मण का नाम भी गज़ल के सिलसिले में अहम है। उनकी गज़लों से महसूस होने लगता है कि ज़बान में एहसासात व जज्बात के अजहार की कुव्वत पैदा हो चुकी है। दूर आलमगीर के शेख नासिर अली शरह हिंदी की चंद गज़लों का जिक्र भी पंजाब में उर्दू में महमूद शरानी ने किया है। उनकी गज़लों की रुझानात से अंदाज़ा होता है कि नासिर अली फ़ारसी मज़ामीन को उर्दू का जामा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। शराब सुर्ख से मैं नोशी अज़ल कर दी फरामोश, मरण के दौर बहुत समझो अजब ये टिक बहाना है। ये मुंशी वली रहीम वली की गज़ल है। उसके बाद आएगा खुदा ने किस शहर अंदर हेमन को लाए डाला है, ना दिलबर है ना शाकी है ना शीशा है ना प्याला है। ये चंद्रभान ब्राह्मण की गज़ल है ना। उसके बाद आ जाएगा सवाल नंबर 12, ये हो गया। सवाल नंबर 9 का जो है सवाल नंबर 9 जो है उसका ये जवाब है ना। सवाल नंबर 9 उर्दू में गज़ल गोई की इब्तदा है ना। उर्दू में गज़ल गोई की इब्तदा पर जो है वो किस तरह गज़ल गोई की इब्तदा हुई उसके सिलसिले में दी हुई थोड़ा सा है ना। उसके बाद आपका जो किताब में दी हुई इग्नू की जो किताब है उससे भी आप थोड़ा मिला जुला के आप ये कर सकते हैं, और मैंने भी कोशिश की मिला जुला के आप भी मैच कर सकते हैं, या फिर आप अपना नोट्स के साथ मैच करके कुछ इधर उधर करके आप याद कर सकते हैं। दोनों मिला के आप फिर जाके एग्ज़ाम में दोनों मिला के एक कमाल सा जवाब लिख दीजिए है ना। तो उसके बाद 12 नंबर में आ जाएगा दक्षिण में उर्दू शायरी की इब्तदा पर तफसीली नोट लिखिए। दक्षिण में उर्दू शायरी की इब्तदा माहिर लिसानियात उस पर मुत्तफिक है कि लफ्ज़ दक्षिण जो असल दिक्शन या कच्छन था, शुमाली हिंदुस्तान की हिंदवी बोलने वालों की ज़बान पर पहुंचकर दक्खन हो गया। फ़ारसी के ज़बानदानों ने उसे मज़ीद खफ़ियत करके दक्षिण बना लिया। कदीम तसानीफ़ के मुताला से पता चलता है कि शुमाली हिंदुस्तान वाले मगरिब में गुजरात और मशरिक़ में उड़ीसा के जनूब के उस सारे इलाके को दक्षिण कहते थे। वो बहमन सलातीन के ज़ेर नगीन था।
इस इलाके की हदें वक्त के साथ साथ फैलती और सिकुड़ती रही। शुमाली हिंदुस्तान की कदीम बोली, जिसे हिंदवी कहते थे, दक्षिण में पहुंचकर भला आखिर दखनी कहलाई। आम ख्याल ये है कि हजरत ख्वाजा बंद नवाज गेसू दराज दहली के ज़बान को लेकर दक्षिण पहुँचे और वही ज़बान इर्तकाई मरहाल से गुजर कर दक्षिणी सूरत इख्तियार कर गई। बंद नवाज के बाद दूसरा अहम नाम शेख बहा अलाउद्दीन बज़न का है, और ये कहना शायद बेजा ना होगा कि शुमाली हिंद के बजाय तहरीरी ज़बान वो दक्षिण में आकर बनी, क्यों ना कि सूफियाई कराम को तबलीग के सिलसिले में आवाम से राब्ता कायम करना था, इसलिए उन्होंने उर्दू में मजहबी रसाले लिखने शुरू किए। उसकी इब्तदा करने वालों में हज़रत ख्वाजा बंद नवाज गेसू दराज का नाम खुसूसी तौर पर काबिल ज़िक्र है। मिराज अल शकीन और हिदायत नामा उन्हीं की मर्तबा तशानीफ है। जहाँ तक शायरी का ताल्लुक़ है, ये कहना दुश्वार है कि इब्तदा किस सनफ़ व शखन से हुई। गालिबन मशनवी पहले वजूद में आई, उसके बाद रुबाई, गज़ल और कशीदा का आगाज़ हुआ। अगर दक्षिणी उर्दू को मुख्तलिफ अदारों में तक़सीम किया जाए तो उसका सिलसिला इस तरह कायम होगा। पहला दौर बहमनी दौर है। उस दौर की अदबी ज़िंदगी का आगाज़ जिन बुजुर्गों की कावशी से हुआ, उनमें हज़रत गुंज आलम, हज़रत ख्वाजा बंद नवाज गेसू दराज, सैयद अब्दुल्ला, मीरा हाजी शम्स अल शाह और बादशाह बरहान अलाउद्दीन जानम मशहूर है। मुख्तलिफ मजहबी रसायल उनकी यादगार है। बहमनी सल्तनत 200 वर्ष तक कायम रहकर आखिर में छोटी छोटी रियासतों में तकसीम हो गई। उनमें से बीजापुर और गोलकोंडा की हुकूमतों ने ज़बान व अदब की तरक्की में नुमायां तौर पर हिस्सा लिया। उस अहद का नस्र का नमूना देखिए। नबी कहे तहकीक खुदा के दरमियान ते 70,000 पर्दे अजाई के होरे अंधियार के, अगर उसमें ते यक पर्दा उठ जावे तो उसकी आँच में जलवा। ये उस वक्त की नस्र की, उस ज़माने की जो नस्र हुआ करती थी, उसमें से ये लाइन दी हुई। दूसरा दौर आदिल शाही अहद के नाम से मशहूर है। नाम यूसुफ आदिल शाह, वो अदब नवाज था। उस ख़ानदान के 200 वर्ष के अहद हुकूमत में अदब की बड़ी तरक्की हुई। इब्राहिम आदिल शाह खुसूसी तौर पर शेर व शखन का दादा था। जिस ज़माने में नूरश लिखी गई नशराती रश्मी उस हद के अहम शोरा थे। उस दौर में उर्दू ने बहुत तरक्की की, और उस दौर में जो किताबें लिखी गई उनमें मकामी की चंद्र बदन व महयार, अमीन की बहराम व गुल अंदाम, नुसरती की गुलशन इश्क और अमीन की मोहब्बत नामा काबिल ज़िक्र तशानीफ है। उस अहद में उर्दू शेर व शखन का अंदाज ये था। चंद्र बदन कैया तो कई हुए संभाल बोल, सूरजमुखी कैया तो कई यूं ना खाल बोल। तीसरा दौर आ जाएगा कुतुब शाही दौर। उस खानदान के हुक्मरां अहल फ़न के कदरदान और सरपरस्त थे। मोहम्मद कुली कुतुब शाह और अब्दुल्ला कुतुब शाह बड़े ज़ही इल्म और अदब नवाज थे। उस अहद के यादगार मुल्लावाजी, गवाशी और इब्न नशाती वगैरह है, जिनकी इल्म दोस्ती ने उर्दू को फ़रोग़ दिया। उस अहद की तशानीफ में दर्जा झेल किताबें खुसूसी तौर पर काबिल ज़िक्र है। मशनवी कुतुब मिस्री अज़हाज़ी, मशनवी तोतीनामा, गवाशी, फूलबन अज़बिन, इब्न नशाती वगैरह। नसीर अलाउद्दीन हाशमी ने अपनी काबिल कदर तशन्नीफ दक्षिण में उर्दू इन अल्फाज की फराशत दी जो आज मोतरिक है, मगर उस अहद के शोरा के यहाँ बखशरत पाए जाते हैं। चंद अल्फाज देखिए।
اور مطلب اور کہاں مطلب کہاں مطلب کہاں دسنے مطلب نظر آتے، تمن مطلب تم کو وغیرہ۔ بعد میں جب اورنگزیب نے ان سلاطینوں کو ختم کر دیا تو اس وقت تک مزاج شعر و ادب عام ہو چکا تھا۔ بحری و زدی ولی وغیرہ اس عہد کے مشہور شاعر تھے۔ اس 37 سالہ دور میں مصنوعی اور مرثیہ نے خاصی ترقی کی۔ اورنگزیب اور برہان پور شاعری کے اہم مراکز بنائے گئے۔ اس عہد میں زبان کافی صاف اور سادہ ہو گئی تھی۔ دکنی شعر و ادب کی خصوصیات پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ شمالی ہند میں 400 برس تک اردو ایک بولی کی حیثیت سے رائج تھی، لیکن دکن میں تصنیف و تالیف کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ ابتدا میں اردو پر مقامی بولیوں کا اثر غالب رہا، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ زبان کا ایک خاص کینڈا بن گیا۔ مثنوی نے خاص طور پر قبول عام حاصل کیا، جس میں رزم و بزم دونوں کے مراکز ملتے ہیں۔ ملا وزیر گواشی اور ابن نشاطی کی مثنویاں نظم کے اعلیٰ نمونے ہیں، جن میں معنی افریدی، جذبات نگاری، منظر کشی کے علاوہ اس دور کی معیشت کی عکاسی بھی کی گئی ہے۔ دکنی شاعری میں ہندوی کی چھاپ زیادہ نمایاں ہے اور اردو میں ہندی کی تشبیہات، تمثیلات، الفاظ اور محاورات کا گہرا اثر نظر آتا ہے۔ ایک اہم خصوصیت اس کی یہ ہے کہ یہ سچی اور عوامی شان کی حامل ہے، جس کا اہم عنصر حقیقت نگاری ہے۔ چنانکہ دکنی حکمران شیعہ مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے مرثیہ کی طرف بھی شعراء کی توجہ مبذول رہی۔ عالمگیر کے عہد میں دکن کے بجائے شمالی ہند کو مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی، لیکن پھر بھی دکن کی خدمات نمایاں رہی۔ اورنگزیب عالمگیر کی فتوحات کے بعد دکن کی زبان اور شمالی ہندوستان کی زبان کی آمیز نے دونوں کو ایک دوسرے سے قریب کر دیا اور ایک طرح سے دکنی کی اصطلاح محترک ہو گئی۔ کچھ ہی مدت کے بعد دکنی ملک گیر زبان کی شکل میں ابھر کر سامنے آئی، جسے ہم اردو کہتے ہیں۔ یہ ہوگی پوری دکن میں اردو شاعری کی ابتدا، ہے نا، یہ ہو گیا پورا۔ اس کے بعد آپ لوگ اگر مجھے کامنٹ کرتے ہیں کہ اس سوال کا جواب بتا دیجیے، تو میں اس کے اوپر ویڈیو بناؤں گی، یا پھر مجھے جو لگے گا کہ مجھے اس سوال کا جواب بتانا چاہیے تو میں اس سوال کا جواب بتاؤں گی۔ لیکن آپ لوگوں کو اگر لگتا ہے کہ مجھے ویڈیو میں آپ لوگوں کی جو سوال نہیں آ رہا ہے، آپ لوگ اگر کمنٹ کرتے ہیں تو میں اس سوال کا ویڈیو سب سے پہلے بناؤں گی، اور اس کے بعد میں جو سوچوں گی اس کا نیکسٹ میں بتاؤں گی۔ تو چلیں آج کے لیے یہی، اور آپ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے، اور جو غزل فارسی کی جو غزل ہے جس کو بھی آتا ہے وہ وائس نوٹ مجھے ضرور واٹس ایپ میں بھیجنے کی کوشش کیجیے، ہے نا، سینڈ کرنے کی کوشش کیجیے، تاکہ مجھے بھی اس کی صحیح تلفظ سمجھ میں آ سکے۔ چلیں آج کے لیے یہیں تک۔